नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्या है जैविक युद्ध। चीन अमेरिका जैसे 17 जैविक हथियारों का जखीरा बना चुके हैं, लेकिन भारत इनसे कहीं ना कहीं अब भी दूर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज इसी पर हम बात करेंगे। जैविक युद्ध क्या है, जैविक हथियारों का इस्तेमाल कब और कहां हुआ, विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ, और जैविक युद्ध रोकने के लिए दुनिया ने क्या प्रयास किए, इन्हीं सब बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सीरियस जनरल विपिन रावत ने बिम्स्टेक देश को जैविक युद्ध के प्रति आगाह करते हुए इसके खिलाफ तैयार होने की अपील की है। सीरियस ने जिस जैविक युद्ध की तरफ इशारा किया है वो सदियों पुराना है। जानते हैं युद्ध और हथियार ये कितने खतरनाक है, क्योंकि जैविक हथियारों की अगर बात करें तो पहले इस्तेमाल इसका 1347 में हुआ था, जब मंगोल सेना ने प्लेग से संक्रमित शव काफा, अब यूक्रेन के फ्रोडीसिया में है, उसके ब्लैक सी तट पर फेंके थे। जहाजों से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित होकर अब इटली लौटे। ब्लैक डेथ महामारी तब फैली थी। 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोग मृत पाए गए थे। 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज ने भी एस्टोनिया के तलेन में घेर कर उन पर प्लेग संक्रमित शव फेंके थे। 1763 में भी ब्रिटिश सेना ने पिट्सबर्ग में डेलावेयर इंजन को घेरकर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। और हाँ, जर्मनी में भी पहले विश्व युद्ध की अगर बात करें तो एंथ्रेक्स नामक जैव का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। उनके दुश्मनों के घोड़े और मवेशियों को संक्रमित करने के लिए गुप्त कार्यक्रम भी चलाया था। सेंट पीटर्सबर्ग में प्लेग फैलाने की कोशिश यहां पर की गई थी। जापान ने टाइफाइड वाले वायरस को सोवियत की जल आपूर्ति वाले पाइपों में मिला दिया था। यह पहला युद्ध था जब दोनों पक्षों ने जैव हथियार प्रयोग किए थे, और विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल के बाद अधिकांश दोनों देशों ने इन पर रोक लगाने के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए थे। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि विश्व युद्ध में इनका प्रयोग कितना हुआ है, जैविक युद्ध होता क्या है और इससे कितने क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ 2 रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ राजेश भारती जी हैं और सुमन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो राजेश भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले बात की जाए जैविक विश्व युद्ध की, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि इस तरीके से भी युद्ध जो है वो किए जाते हैं। तो जैविक युद्ध है क्या, कैसे समझे इसे? देखिए, जैविक युद्ध का जो इतिहास है आपने अभी बताया। जैविक युद्ध का उद्देश्य, क्योंकि अंततः जब 2 देश युद्ध लड़ते हैं तो उद्देश्य ये होता है कि सामने वाले पे आसानी से और जल्दी विजय प्राप्त करना। जैविक हथियारों के साथ क्या होता है कि मानवता जो आम आदमी है उनके बीच में ये फैल जाता है, और जब आम आदमी की हताहत होने तो देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह जो है खतरे में पड़ जाती है। और किसी भी लड़ाई के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के समर्थन के बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। तो अर्थव्यवस्था को पंगु बना के किसी देश को जो है घुटने टेकने को मजबूर करना है, ये बेसिकली ये मानव त्रासदी जैसा स्थिति है। जब मानवता खतरे में पड़ जाता है तो आप युद्ध की जोखिम नहीं ले सकते। तो ये एक तरह से जल्दी युद्ध जीतने और युद्ध के जोखिम से बाहर आइए और सरेंडर कीजिए, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है जैविक। बिल्कुल, तो ये तो समझ लिया है कि जैविक युद्ध होता क्या है। जैविक हथियारों का इस्तेमाल की अगर बात करें तो 17 जो देश हैं उन्होंने इसका जखीरा बना लिया है, जिसमें जापान भी शामिल है, चीन भी शामिल है। भारत इससे कहीं ना कहीं अछूता है, या भारत ने अभी तक इस तरीके का प्रयोग नहीं किया है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो यूएन का कन्वेंशन है जैविक हथियारों को लेकर, अभी आज के दिन यूएन में 190 सदस्य हैं। उनमें से 185 देश जो है इस कन्वेंशन को, जो जैविक हथियारों को लेकर कन्वेंशन है 1972 का, जो 75 से लागू हुआ, उसका हिस्सा है। और उसमें उसके भंडारण या उत्पादन की पूर्ण रूप से पाबंदी है। तो जिन 17 देशों की बात हो रही है ऑफिशियल नहीं है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को, या अंतर्राष्ट्रीय जो भी कन्वेंशन है या जो भी हमने स्वीकार किया है उसके प्रति भारत एक ईमानदार देश रहा है। और जैविक हथियारों को लेकर यदि हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं तो ये इससे देश कमजोर नहीं होता। अभी अब जैसे कि कोरोना को भी एक जैविक हथियार बताया जा रहा है, इसको लेके जैसे जापान के जो नोबेल वायरोलॉजिस्ट है उन्होंने भी कहा कि ये कोरोना मानव निर्मित है। ऑस्ट्रेलियन टाइम्स ने ऐसी खबरें दी। पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है, वो सार्स कोरोना को जो है मानव निर्मित बताया जा रहा है। और उसके अलग अलग तर्क दिए गए हैं कि ये
डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की सत्ता से बाहर करना था, और मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारत एक मजबूत विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो इसीलिए जो कोरोना का सेकंड फेज है उसमें भारत को, लेकिन ये सब अनुमान मात्र है। और जिन 17 जापान की बात कर रहे हैं, या जैसे अमेरिका के पास जैविक हथियार है, या चाइना के पास जैविक हथियार है, कुछ देश हैं जो जैविक हथियार रखते हैं लेकिन वो क्लेम नहीं करते हैं। भारत उन देशों में है जो न जैविक हथियार रखता है न क्लेम करता है। और मैं इसी मत का हूँ कि जैविक हथियारों के भंडारण या उत्पादन की दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक छोटी चूक भी आपके अपने ही समाज, अपने ही लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। यदि कोरोना यदि मानव निर्मित है और वुहान में वो लीक हुआ, तो पहले कुछ हजार लोग जो भी चाइना में मरे हैं उस मानवता या उस हत्या के लिए तो चाइना की कंसिस्टेंट दोषी है। तो जैविक हथियारों को लेकर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ जा सकता कि वो लीक नहीं होगा आपके लैब से, और आपके अपने ही समाज, अपने ही लोगों के लिए, देश एक परिवार है, कि आपके अपने ही परिवार के लिए वो खतरा न बने। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपके नज़रिए से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये देखा जाए जापान और चीन समेत 17 देशों के पास अब जैविक युद्ध के लिए या जैविक हथियार जिस तरीके से बनाया गया है उसका पूरा की पूरा जखीरा है। भारत ने अभी तक इसकी शुरुआत यहाँ पर नहीं की है, या यूँ कहें कि भारत इस और आगे भी नहीं बढ़ना चाहता, ये भी कहना चाहे तो आप किस नज़रिए से देखती हैं इसे? देखिए, बायो एंड केमिकल जैसे समझा रहे थे, वो एक वॉरफेयर है, न्यूक्लियर बायो एंड केमिकल एनबीसी, वो हमारी डॉक्ट्रिन का भी हिस्सा है। और वो एक मतलब वो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आता है एक तरह से, क्योंकि वो एकदम सामने से आप कहकर और बताकर, क्योंकि ये वाली इस तरह के जो हथियार हैं वो किन देशों के पास है और कितना है वो कोई बताएगा नहीं। तो एनबीसी जो वॉरफेयर का हिस्सा जरूर है, लेकिन इंडिया इस चीज में इतना आगे नहीं बढ़ा है, ना ही वो इन चीजों का इस्तेमाल करने की दिशा में, मतलब उन देशों में से उसका नाम है कि वो जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस तरह के इल्जाम सीरिया और ऐसे वाले देशों के पर लगे थे, इराक पे भी लगा था, लेकिन वहाँ वो वाले हथियार मिले नहीं। तो ये वाले जो हथियार होते हैं ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर के टाइम पे इस्तेमाल होते हैं, और ये कन्वेंशनल वॉरफेयर वेपन्स में नहीं आते, और इनका इस्तेमाल सिर्फ डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, न्यूक्लियर, अभी एनपीटी का सिग्नेटरी इंडिया तो है नहीं, और 1970 में जिन कंट्रीज ने साइन करे थे वो P5 जो नेशन थे, उसके अलावा जैसे साउथ अफ्रीका के पास जो इस तरह के हथियार थे उसे वो सब खत्म करके तब उसने साइन किया। और कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, इनके पास फॉर्मर सोवियत के टाइम पर इनके पास वो हथियार थे, लेकिन इन्हें वो सब सरेंडर करके, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने टेस्ट भी करे हैं और इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं और ये साइन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमेशा इंडिया ने ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक जिम्मेदार नेशन होने का एक प्रूफ दिया है। इसीलिए अभी पिछले इन 5-6 सालों में देखा गया है कि जो भी ट्रीटीज थी, जो जैसे MTCR है या ऑस्ट्रेलिया वासेनार ग्रुप है, इस तरह की जो रेजीम्स थी, कंट्रोल रेजीम्स, उनमें इंडिया को शामिल किया गया। और इंडिया, क्योंकि इंडिया एक जिम्मेदार देश था, बेशक उसने 2 टेस्ट करे हुए हैं 74 और 98 में, तो अब बस एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप रह गया जिसमें चाइना इंडिया को आने नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ इंडिया का कंपैरिजन करना वो ठीक बात नहीं है। हमेशा ऐसे वाले हथियारों के इस्तेमाल में कभी भी गलत कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत इंडिया ने नहीं करी है, जैसे कि कई देशों में देखे गए। और फिर ये डेटरेंस के लिए होते हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले अग्नि 5 का इस्तेमाल मतलब टेस्ट किया था, तो वो भी जो हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम जो हमारा है, वो सिर्फ डेटरेंस के लिए है। और जैसे सर ने पहले बताया भी था कि वो सिर्फ एक डेटरेंस का काम करता है। जैसे हमने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहा था जापान। तो ये वाले जो हथियार हैं ये सिर्फ डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। और प्रॉब्लम इन कंट्रीज के साथ इसलिए होती है, जैसे कि सीरिया है या नॉर्थ कोरिया, ये गैर जिम्मेदाराना समझे जाते हैं और ये अपने लोगों पे इस्तेमाल करेंगे, ऐसा एक डर का माहौल रहता है। तो इसीलिए ऐसे वाले हथियारों को लेके बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो जिम्मेदार देश हैं उनका काम है कि वो एक तरह का ऑर्डर बना के रखें।
बिल्कुल। सुमन जी, अगर देखा जाए जैविक हथियारों की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी समय से जो है वो प्रयोग में लाते जा रहे हैं। जैविक हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे ये जो चीज़ है ये लोगों के पास में आई कि अब जब युद्ध करना हो या अस्त्र शस्त्र अपनी जगह है, जैविक हथियार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, आपने जो हिस्ट्री बताई थी वो बिल्कुल सही है। दोनों वर्ल्ड वॉर में और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चीज देखी गई थी, और चाइना ने, ऐसा सुनने में आया कि कोरिया में जो युद्ध हुआ था 1950 से लेकर 53 तक, चाइना ने इस चीज का इस्तेमाल वहां उनकी मदद करने के लिए किया था। और बेसिकली जैसे बायो वेपन है, अभी वायरस को भी बायो वेपन बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि इसकी जिम्मेदारी चाइना के ऊपर डाली जाए। तो कुछ कह पाना जिम्मेदारी से वो इतना अभी कोई कह नहीं पा रहा है, क्योंकि ये एक वायरस हो सकता है लैब में बना हो मगर एक्सीडेंटली लीक हुआ हो। तो ये भी एक चीज कवायद लगाई जा रही है कि उन्होंने हो सकता है जानबूझ के उसे लीक न किया हो, लेकिन वो हो गया हो एक्सीडेंटली, मगर वो बना रहे थे। तो ऐसे वाले जब एक्सपेरिमेंट देश करते हैं, और सभी देश कर रहे हैं, सभी कंट्रीज में ये वाली फैसिलिटीज और लैब्स मौजूद हैं जहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। न्यूक्लियर डील को भी देखिए लेकर इतना हल्ला मचा था इंडिया के अंदर जब 1 to 3 डील साइन हो रही थी, जबकि वो सिविल न्यूक्लियर डील थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और पूरे देश, इतने बड़े देश में जहां इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, आसानी से और सस्ती बिजली मिले, उस लिहाज से आगे देश बढ़ते हैं। सिविल इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल वो एक अलग चीज होती है, लेकिन उसमें भी लोगों को दिक्कत है। अभी आपने देखा होगा ऑकस में जो न्यूक्लियर सबमरीन, वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, न्यूक्लियर वेपनाइज नहीं है, जो कि ऑस्ट्रेलिया लेगा, यूके और यूएस से। उसमें भी काफी चर्चा चल रही है देशों में, और न्यूजीलैंड ने यहाँ तक कह दिया कि ये वाला रीजन न्यूक्लियराइज ना हो जाए, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर भी एक डर है कि ये वाला रीजन कहीं न्यूक्लियराइज ना हो जाए। तो ये एक जिम्मेदारी वाली बात होती है। सिविल यूज के लिए इन चीजों का इस्तेमाल वो समझ में आता है। ये जो वायरस के जो लैब्स में जो प्रयोग चल रहे हैं कई देशों में, और आपने ये भी शायद सुना होगा कि जो चाइना की इस पर्टिकुलर वुहान लैब में जो चल रहा था एक्सपेरिमेंट 4th फ्लोर पर, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए भी फंड्स यूएस से आए हैं। तो एक तरह से ये इल्जाम भी लग रहा है कि इसके पीछे शायद यूएस का भी हाथ हो सकता है। तो अपने देश में ना करके दूसरे देश में, ये भी एक गैर जिम्मेदाराना बात है। तो एक्सपेरिमेंट सिविलियन यूज के लिए वो एक अलग चीज होती है, और सिविलियंस को फायदा पहुंचे और देश की उन्नति में वो चीज इस्तेमाल हो, मगर वो उसका ध्यान उस पर्टिकुलर देश को रखना है कि वो चीज बायो या न्यूक्लियर या केमिकल वेपन ना बन जाए। बिल्कुल। राजेश जी, यहाँ पर अगर देखा जाए जैविक युद्ध को लेकर, तो इसका जैसा कि अभी दोनों वर्ल्ड वॉर में इसका प्रयोग तो यहाँ पर हो चुका था, ये सुमन जी से हमने जान लिया, लेकिन फिर भी आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि दोनों विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था या इसके पहले भी प्रयोग हुआ था, तो किस तरीके की जो चीजें थी वो निकल कर सामने आई थी, कितना खतरनाक ये रहा था उस समय भी? देखिए, जो पहला इसका प्रयोग है, जो जिसका इतिहास आपने नहीं बताया, 1347 में लगभग 25 मिलियन लोग जो है यूरोप में मारे गए थे। लेकिन दोनों विश्व युद्ध में जो इसके प्रयोग की बात है, उसमें मैं थोड़ा एक अंतर है। पहले विश्व युद्ध में दोनों पक्षों ने प्रयोग किया, युद्ध जीतने वाले ने भी और युद्ध हारने वाले ने। शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जैविक हथियारों के प्रयोग का सीधा प्रमाण या सीधा अभी तक उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उससे पहले जो है जेनेवा कन्वेंशन हो गया था, जिसको लगभग दुनिया के 25 देशों ने मान्यता दी थी, और इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का स्पष्ट साक्ष्य अभी तक नहीं है। माना जाता है कि जापान ने ऐसा किया या जर्मनी ने किया, लेकिन वो अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है, वो अनुमान मात्र है, जैसे अभी कोरोना सार्स को लेकर बात। देखिए, जैविक हथियारों का इस्तेमाल अभी कोरिया वार में बात हो रही है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट जो बड़े पैमाने पे हुआ है वो वियतनाम वार में अमेरिका ने किया है, जबकि अमेरिका खुद जो है इस कन्वेंशन का हिस्सा है। उसके बाद वियतनाम में जो वार है, उस युद्ध में इवन अमेरिका ने वियतनाम, क्योंकि वो गुरिल्ला वारफेयर लड़ रहा था, तो गुरिल्ला वारफेयर में वियतनाम सरेंडर करे। हो ची मिन जो उसके नेता हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक छोटी सेना एक दुनिया के सबसे मजबूत देश से लड़ाई लड़ रही थी, तो व्हाइट ऑरेंज नाम के जो है
केमिकल जिसको हम बायोलॉजिकल वीपन भी कर सकते हैं, वो वियतनाम के जंगलों में गिराए गए थे ताकि जंगल नष्ट हो जाएं और वियतनाम ये लड़ाई हार जाए। तो युद्ध को आसानी से जीतने के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग युद्धों में होता रहा है। स्वीडन ने किया है, स्वीडन सेना के साथ जो है रशियन ने किया है, ब्रिटेन ने किया है अलग अलग समय पे। अभी हाल फिलहाल में सीरिया के बारे में बात हुई। हम जानते हैं जैविक हथियारों के नाम पे इराक का जो सद्दाम हुसैन को सत्ता से अंतिम रूप से जो बेदखल किया गया, वो जैविक हथियार ढूंढने के नाम पे ही किया गया। ये अलग बात है कि वहाँ ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं। लेकिन भारत को मुझे लगता है कि जो अभी समय है, इस समय में हमारे देश के नेतृत्व को जैविक हथियारों के विरुद्ध जो एक आवाज उठ रही है, या हुआ ये है कि कोरोना को लेके पूरी दुनिया में जो है चाइना को लेके ये मान्यता बन रही है। अभी यह स्थापित नहीं हुआ है, ये एक जो है बायोलॉजिकल वेपन है। और ये हुआ ये है कि जब ये कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया है, उससे पहले चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने जो है ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि सार्स कोरोना जो है आने वाले समय का ये जैविक हथियार होगा। इस स्टेटमेंट के कुछ समय बाद जो है ये कोरोना वायरस दुनिया में फैला है, तो वो उन सारे तथ्यों को जोड़ के चाइना को इसके लिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी जैविक हथियारों को लेके भारत को एक अलग भूमिका निभानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और हमें मजबूती से, क्योंकि भारत जो है किसी भी जैविक बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि हम दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या चाइना के बाद जो है रखते हैं। और हमारे यहाँ मान लीजिए यदि जैविक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका में होता है, तो उनके पास जो संसाधन है, वो संसाधन की सीमाओं में जो अपने लोगों की आसानी से या माने हमसे बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारे यहाँ हम जो है 140 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें हम ये 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें हम ये कैसे संभव है कि यदि हमारे यहाँ जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है, वो किसी भी देश के साथ युद्ध में, तो हम कैसे अपने नागरिकों को ट्रीट कर पाएंगे। इसलिए हमें जैविक हथियारों के होड़ के बजाय इसके विरोध में दुनिया में झंडा उठाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर जैविक युद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है, जैविक हथियारों की बात की जा रही है, सुमन जी, जैविक युद्ध को रोकने के लिए दुनिया ने कई प्रयास किए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया था कि दोनों विश्व युद्ध के समय पर इसका प्रयोग जो है वो किया गया, और लेकिन उसके बाद अब इस तरीके के प्रयोग ना हो, और जब ये प्रयोग कर दिया गया था तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास उस समय किए गए थे? 87 में जो INF ट्रीटी साइन हुई थी यूएसएसआर और यूएस के बीच में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज, वो अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले ट्रम्प गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खत्म की वो ट्रीटी रशिया के साथ, क्योंकि वो कह रहे थे कि बार बार वायलेशन चल रहा है उस ट्रीटी का, कोई फायदा नहीं हो रहा है उस ट्रीटी का, और रशिया अपनी टेस्ट करता ही जा रहा है, बनाता ही जा रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो ऐसी वाली जो ट्रीटीज हैं उनको बनाने का तभी फायदा है जब अगला जो उसके सिग्नेटरीज हैं वो उन्हें माने भी, बाइंडिंग और लीगल कुछ होना चाहिए। तो अभी उसके ये INF ट्रीटी खत्म होने के बाद फिर ये खबर आई कि एक नई ट्रीटी साइन होगी यूएस और रशिया के बीच में, जिसमें शायद चाइना भी शामिल करने की बात थी, मगर शायद यूएस चाइना को अपने उस ट्रीटी में रखने के शायद हक में नहीं है। तो अभी तक तो कोई ऐसी ट्रीटी आई नहीं है। सिमिलरली ऐसे वाली जो ट्रीटीज हैं NBC वॉरफेयर के खिलाफ अगर बने तो लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए, और जो उसके सिग्नेटरीज हों वो उनकी शर्तों को माने। अब फॉर एग्जांपल NPT, जिस तरह सभी लोग जो सिग्नेटरीज हैं अब वो कुछ कर नहीं सकते हैं आगे, जो साइन करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह की होनी चाहिए ट्रीटीज, और जो कि पूरी तरह जोर डालें देशों पर कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड या सिमिलर केमिकल एंड बायो वेपन्स की तरफ ना बढ़े, और कोई चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जैसे IAEA, इस तरह की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो लोग चेक्स बैलेंसेस रखें, कुछ नजर रखें देशों के ऊपर जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। अभी ईरान से जो मीटिंग चल रही है, अभी जो खत्म हुई वियना में JCPOA में, उसे वापस लाने के लिए, लेकिन वो अपनी शर्तें जिस तरह रख रहा है और वापस नहीं लौट रहा है एग्रीमेंट के ऊपर। ऐसे वाले जो देश हैं जो कि एक हार्ड स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं और जो नहीं किसी भी शर्त को मानना चाहते हैं, किसी एग्रीमेंट में नहीं आना चाहते हैं, ये चीज
मतलब मानवता के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर भारत ने ऐसे जैविक हथियार विकसित किए हैं क्या? राजेश भारती जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी भविष्य की चीज को देखते हुए क्या भारत भी इस और कदम बढ़ा सकता है? सुमन जी के बातों का एक जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, जो सैनिक तैयारी है उसमें एनपीटी का मामला हो, सीटीबीटी का मामला हो, न्यूक्लियर जो तैयारी है वो एक डिप्लोमेटिक इशू नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक इशू है। उसको हम बायोलॉजिकल वेपन के साथ जो है नहीं देख सकते। बायोलॉजिकल वेपन वो एक अलग है, वो ये युद्ध में हथियार नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन ये मानवता को त्रस्त करके किसी देश को पंगु बना के उसे जो है मजबूर कर देना का प्रयास है। ये लड़ाई का हथियार नहीं है जैविक हथियार। भारत की जहां तक तैयारी की बात है, मैं ऑफिशियली तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से भारत में हमारे भी लैब्स में जो है बायोलॉजिकल वेपन पे काम तो निश्चित ही होता होगा, क्योंकि मेडिकल यूज के लिए आपको वायरस पे रिसर्च करना होता है, और जब आप रिसर्च करते हैं तो उसका वैसे ही रिसर्च के साथ ही ये तय हो जाता है कि आप उसका दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप अपने मेडिसिन इंडस्ट्री और अपनी मानवता की रक्षा के लिए कर सकते हैं, और जब आप वायरस को लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो उस वायरस का इस्तेमाल आप त्रासदी लाने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो है क्लियर है कि भारत भी जैविक हथियार रखता ही होगा, क्योंकि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए जो है हमारा देश ये निश्चिंत रहे कि यदि हमारे विरुद्ध कोई जैविक हथियार का इस्तेमाल होता है तो हम उसका आसानी से उस तरह जवाब दे सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे लिए जो है, सुमन जी के इस बात पे मैं सहमत हूँ कि ये हमारे लिए डेटरेंट है। हम इसका जो है प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही करेंगे, जैसे न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। ये अलग बात है, परीक्षण चलते रहते हैं, देश अपने अपने हथियारों को बेहतर करने के लिए परीक्षण करे। हमने भी 2 बार परीक्षण किए, ये आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से पेंटागन की रिपोर्ट भी एक सामने आई थी इन्हीं सब चीजों को लेकर, उस रिपोर्ट में क्या था, क्या कहा गया था जैविक हथियारों को लेकर? संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए, पेंटागन इस बात की हमेशा से एक सर्वे रिपोर्ट निकालता रहा है कि कौन से वाले कंट्रीज हैं जहां इस तरह के टेस्ट हो रहे हैं, या जहां ऐसे वाले हथियार बन सकते हैं, उनके ऊपर एक नजर रखी जाए। तो लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट्स के ऊपर किस तरह भरोसा किया जाए? उन्होंने इराक का जो 2 साल का युद्ध जो लड़ा था वो इसी बेसिस पे लड़ा था, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं। तो अगर उनकी बातों को अगर हम इतना सीरियसली लें कि वो किसी दूसरे देश में जाके लड़ाई करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कोई ऐसी, क्योंकि ऐसे वाले ये जो हथियार हैं, स्पेशली न्यूक्लियर वॉर हेड्स हों या बायो और केमिकल वेपन्स हों, इनके बारे में कोई भी खुलकर अपनी कोई आगे कोई रिपोर्ट बताएगा नहीं, और ना ही कोई अपने नंबर्स बताएगा। इजराइल के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इजराइल के पास 400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए जाते हैं, मगर कभी उनका कुछ पता नहीं लग पाता है, और ना ही किसी को उनके बारे में कुछ मालूम है जी। तो ऐसी वाली जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो एक फिगर और एक स्टैटिस्टिक्स हमें बताती हैं, मगर ऐसे वाले जो हथियार हैं और इनकी जो टेस्ट हैं वो कभी भी इतना खुलकर सामने आते नहीं है। तो यही है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो एक मतलब एक खुलासा करवाएं, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ताकि सभी देश अपना अपना एक डिक्लेरेशन दें और तब कुछ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सुमन शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, और राजेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो जैविक युद्ध को लेकर हम बात कर रहे थे, जैविक हथियार क्या होते हैं और जैविक युद्ध क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया, और जैविक हथियारों का इस्तेमाल पहला कब कहाँ हुआ था ये भी हमने आपको बताया, और उसके बाद अब आगे क्या चीजें हो रही हैं, भारत इसमें क्यों अछूता है और भारत आगे क्या कर सकता है, इस पर भी हमने बात करी। अभी के हथियार की अगर बात करें तो उसमें भी कोरोना को भी जैविक हथियार के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से इस पर संशय भी लगातार बना हुआ है। फिलहाल कल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।